मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस्तीफे के बाद। आप सबको मैं जानना नहीं चाहता हूं ये गवर्नमेंट कैसे गिरी, क्या क्या प्रलोभन थे, पर एक बात स्पष्ट है कि जो 22 विधायक गए, किस प्रकार का प्रलोभन दिया गया, आज ये बात जनता के सामने है, आज आम आदमी समझ रहा है। और मुझे इस बात का बहुत दुख भी है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे 15 महीने मिले। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। काम के लिए मेरे पास केवल 12.5 महीने थे। मुझे इस पद का दुख नहीं है कि ये पद नहीं रहा। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने योजनाएं शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। जो मैं शुरू करना चाहता था वह शुरू नहीं हो पाई। ये मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मध्य प्रदेश को मैं एक नई दिशा देना चाहता था और मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश में विश्वास हुए, मध्य प्रदेश अपने देश का हॉर्टिकल्चरल राजधानी बने, हमारी कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आए, हमारे जो मेट्रो था ये मेट्रो का काम तेजी से चले और ये चलना शुरू हुआ था। हमारे गौशाला का प्रोग्राम बड़ी तेजी से शुरू हुआ था, ये चल रहा था, ये भी इसका जो कंप्लीशन था नहीं था। एंटी माफिया मूवमेंट युद्ध जो हमने शुरू किया था, शुद्ध का युद्ध जो शुरू किया था, इन चीजों को मैं एक रास्ते पर लाना चाहता था। कहीं हम सफल हुए, कहीं हम असफल हुए, पर मेरे पास केवल 12.5 महीने थे। 15 साल बाद मेरा प्रयास था कि टेलीविजन की सरकार से एक विजन की सरकार बने और ये मैं सिद्ध करना चाहता था कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। हमारा क्या प्रयास था? आज मेरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 साल जो रहे प्रश्न पूछते हैं स्वास्थ्य सुविधा के बारे में, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। मेरे पास तो केवल 15 महीने थे। जो 15 साल रहे वो 15 महीने का आज हिसाब मांग रहे हैं मेरे से। हमने शुरू किया था किसान फसल ऋण माफी योजना और इसकी बड़ी आलोचना हुई, पर ये आंकड़े स्पष्ट है और फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ ये हवा में नहीं हुआ, ये कागजों में नहीं हुआ। हर किसान, उसका गांव, उसका टेलीफोन नंबर आज मौजूद है। ये सब इसके आंकड़े ये इंटरनेट पर हैं और आप में से भी जो चाहे इसको प्राप्त कर सकता है। पहले फेज में हमारा प्रयास था कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स थे, जो चालू खाते थे, उनका 50,000 रुपए तक का माफ किया जाए। कितनी बड़ी चुनौती थी ये कर्ज माफ की। केवल कह देना कि कर्ज माफ हो जाएगा, इससे कर्जा माफ नहीं होता। कैसी प्रक्रिया अपनाई जाए, कैसे नियम बनाए जाए। और बहुत मैंने आलोचना सुनी कि उसका कर्जा नहीं माफ हुआ, कोई कह रहा है। इसमें चुनौती आई कि लाखों किसान के एक खाते नहीं थे, एक से ज्यादा खाते थे, 2 खाते थे, 3 खाते थे, 4 खाते थे। इसका क्या उपाय है? कईयों ने ट्रैक्टर का कर्जा लिया हुआ था, किसी ने कोई इनकम टैक्स देते थे, जीएसटी में रजिस्टर्ड थे। ये तो हम माफ नहीं करने वाले थे। ये हमने जो नियम बनाए थे ये इनका कर्जा माफ नहीं होने वाला था। तो पहली फेज में इन सब चीजों के बावजूद हमने 20,22,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये था परफॉर्मिंग एसेट्स का। और 50,000 रुपए तक के परफॉर्मिंग एसेट्स और 2 लाख रुपए तक के जो कर्जा था, जो डिफॉल्टर थे, ये हमने किया, जिसके नाम, नंबर, गांव मौजूद है। हमने सेकेंड फेज की
दूसरे किस्त की शुरुआत करी, जिसमें हमने कहा जो चालू खाता है उनकी हम 1 लाख रुपए तक करेंगे। हमारा लक्ष्य था कि एक वित्तीय साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में हम इसे कैसे आगे ले जाएं, इसे कैसे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में लाएं। क्योंकि जब मैंने सरकार संभाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि तिजोरी खाली है, किस प्रकार से साधन, किस प्रकार से रिसोर्सेज उपलब्ध किए जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दूसरे किस्त में हमने 1 लाख रुपए तक के जो बच गए थे, जिनके 2 खाते थे, जो किसी ना किसी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जो भी कुछ नुक्स था उनका, और हमने परफॉर्मिंग एसेट्स जो चालू खाते थे 1 लाख रुपए तक का किया। इसमें 7 लाख किसानों के ऑर्डर इशू हुए, और जब तक मैंने इस्तीफा नहीं दिया, 7 लाख किसानों के ऑर्डर इशू हो गए थे। इसका मतलब पहले फेज में 20,22,000 किसान, दूसरे फेज में 7 लाख किसान के ऑर्डर इशू हो गए थे। इसमें से कुछ बटे, कुछ नहीं बटे, क्योंकि कोविड आ गया। तीसरा फेज हम शुरू करने वाले थे 1 जून में, जहां जिनका जो डिफॉल्टर थे उनका पूरा कर्जा माफ हो गया था, पर जिनके चालू खाते थे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होता, और इसमें 6 लाख किसानों का कर्जा और माफ होता। मुझे दुख है इस बात का कि हम ये पूरा नहीं कर पाए, पर हमारा संकल्प था और हमने ये घोषणा करी थी कि ये हो गया है और ये होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मौजूदा सरकार हमारे किसानों के जो बचे हैं उन सब का कर्जा माफ करेगी। जो हमने अपने तीसरे किस्त में कहा था, थर्ड फेज में कहा था, जिन किसानों का, उन किसानों का भी कर्जा 1 जून से माफ करना शुरू करेगी, जिसमें 6 लाख किसान मौजूद हैं। हमने ये घोषणा करी थी कि 1 अप्रैल से 160 रुपए क्विंटल हम गेहूं का देंगे जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। इसमें 11,75,000 किसानों को लाभ होगा। मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं आज की मौजूदा सरकार को कि इसकी पूर्ति ये करें। ये किसानों की क्रय शक्ति, ये किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा। हमने घोषणा करी थी डीए की, 17% डीए हम 1 अप्रैल से देंगे, और ये हमने 16 मार्च को ऑर्डर इशू किया था। इसकी कहानी तो आप जानते हैं, आज इसे रोक दिया गया है। आज हमारी सब्जी की फसल नष्ट हुई। महीने भर पहले हमारे जो निमाड़ मालवा में सब्जी है जो देश भर में जाती है, हमारे जो अन्य जिले हैं जहां देश भर में हमारी सब्जी जाती है, ये सब्जी नष्ट हुई कोविड के कारण। और इन किसानों की जिनकी फसल नष्ट हुई है, जिनकी एक फसल जो मेकअप नहीं हो सकती, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फसल है जो कभी मेकअप नहीं हो सकती, जिन किसानों का लागत भी वो नहीं आ पाया, इन किसानों का क्या होगा। अब गेहूं की खरीदी शुरू हुई, और मुझे दुख इस बात का है कि अभी केवल 33% गेहूं की खरीदी हुई है, और इसमें से भी जो बैंक का कर्जा था उनका, जो बाकी कर्जा था, वो उनसे वसूला जा रहा है। कोविड की बात में आए, ये आपने, मैं सोचता हूं आपको जानकारी दे दी गई है कि कोविड की हमने क्या क्या कार्रवाई शुरू करी। मैं इसको दोहराना चाहता हूं कि हमने 28 जनवरी से शुरू करी थी। आज शिवराज सिंह लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि शिवराज जी, आप तो मजाक उड़ाते थे। आपने टेलीविजन में कहा था ये क्या कोविड है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक मजाक है। कितना मजाक उड़ाया था शिवराज सिंह जी ने। हमने 28 जनवरी को शुरू करी थी। 31 जनवरी को हमने सब कलेक्टर्स को सूचित किया था कि इंस्ट्रक्शन शुरू करें, जब ये विश्व में भी एक पैंडेमिक नहीं घोषित हुआ था। 1 फरवरी को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी कि वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ऑफ एम्स को टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया जाए। 3 फरवरी को मैंने अखबारों में अपील करी थी और चीफ सेक्रेटरी को कहा था इसकी रिव्यू मीटिंग करें। हमने 4 फरवरी को
कॉल सेंटर बनाया था जिसका 104 नंबर घोषित किया था। 12 फरवरी को हमने इंस्ट्रक्शंस इशू करे थे कि आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस के। 23 फरवरी को हमने सब एपिडेमियोलॉजिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया था कि अपने जिलों में वो टूर करना शुरू करें। 25 फरवरी को हमने इसमें और कार्रवाई बढ़ाई थी और हमने कहा था कि जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं विदेशों से उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। 6 मार्च को आईफा जो होने वाला था, हमें तो पता नहीं था, किसी को नहीं पता था इतना गंभीर हो जाएगा। हमने आगे का सोचते हुए आईफा को कैंसिल किया। 7 मार्च को हमने सब सिविल सर्जन को एम्पावर किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट है उसके अंतर्गत उसको पावर दी जा रही है। 11 मार्च को हमने और लैब्स को आइडेंटिफाई किया जो कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से कर सकते हैं। मैंने खुद मीटिंग करी 5 और 13 मार्च। और भारतीय जनता पार्टी तो पार्लियामेंट चला रही थी 23 मार्च तक, गवर्नमेंट गिराने का प्रयास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने क्या किया। कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है, कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है। आज हमारे अर्थव्यवस्था प्रदेश की चौपट है, देश की तो चौपट है, मैं देश की बात नहीं करना चाहता हूं। हमारी आर्थिक गतिविधि कितनी घटी है। आज जो मजदूर हुए, जो छोटा व्यापारी हुए, जो छोटा दुकानदार हुए, हमारे उद्योग से जुड़े हुए, जो ट्रक हैं, जो बस हैं, जो ढाबे हैं, ये आर्थिक गतिविधि कैसे कितनी कम हुई है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे प्रदेश में अगले 1-2 सालों में। हमारे कितने लाखों करोड़ों हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं तो रोजगार की बात करता था, मैं तो बात करता था कि किस प्रकार हम मध्य प्रदेश में एक विश्वास उत्पन्न करें, हम मध्य प्रदेश का एक नया चेहरा बनाएं। आज ये अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि जो चौपट हुई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो सैलरी, जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह है, जो मजदूरों की तनख्वाह है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं हर कंपनी में, हर व्यापार में, आज गवर्नमेंट इनकी तनख्वाह दे। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणाएं करी हैं। घोषणाएं की राजनीति बहुत आसान होती है, ये टेलीविजन की राजनीति बहुत आसान होती है। जो घोषणाएं करी हैं, इसका क्रियान्वयन, इसकी डिलीवरी कैसे हो, ये आज चुनौती है हमारे सामने। आज हमारे जो बिजली के बिल है, पानी के बिल है, इनको हम अगले 3 महीने तक माफ करें। आज जो हमारा टैक्स है, आज जो हमारा म्युनिसिपल टैक्स है, अन्य प्रकार की जमीनों पर टैक्स है, इनको माफ किया जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनका 1 करोड़ रुपए तक का जो ब्याज है, 1 करोड़ का जिसका कर्जा है, उसका जो ब्याज है, इसे भी माफ कर देना चाहिए। आज हमारा मक्का हुई, आज मक्का का रेट 1100 रुपए पहुंच गया है। आज हमारा किसान बेच नहीं पा रहा है समर्थन मूल्य में हमारा गेहूं। तो हमारा छोटा व्यापारी जो किराने की दुकान है गांव में, उसका क्या होगा, उसके व्यापार का क्या होगा? जो ट्रैक्टर चलाता था, जो मजदूरी करता था, उसका क्या होगा? ये आज चुनौतियां हमारे सामने। और मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि राशन शॉप में राशन नहीं है, पर शराब की दुकानें खुलने वाली है। राशन की दुकानें नहीं चल पाएंगी, पर शराब की दुकानें जरूर चल पाएंगी। ये आज मैंने अखबारों में पढ़ा है। मुझे इसकी बड़ी चिंता है, मध्य प्रदेश के आगे आने वाली पीढ़ियों की बड़ी चिंता है। हमारे बुजुर्गों ने तो बुरा समय देखा है, युद्ध देखा है, उन्होंने सब चीजों से मुकाबला किया है और हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज ने उसे जीता है। पर आगे आने वाली पीढ़ी, आज का नौजवान, आज आपने देखा टेलीविजन पर, आपने फोटो देखी, किस प्रकार के बच्चे 18, 19, 20 साल के मजदूर विभिन्न प्रदेश से आज भटकते हुए वापस आ रहे हैं। आज इन मजदूरों
जो माइग्रेंट लेबर है, हमारी लेबर पूरे देश भर में है, कोई व्यवस्था नहीं। 24 मार्च को ये घोषित किया था, आज तक इसकी ये हो जाएगा, बस चल जाएगी, रेल चल जाएगी, पर जो की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने वाले मैं खत्म कर लूं कि आप इसमें बोलना चाहते हैं। कलेक्टर ने इसके लिए सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिया। अपना माइक म्यूट कर लें बाकी के सभी लोग प्लीज। राज ने बताया कि मैं खत्म कर लूं या आप बोलना चाहते हैं? कोई नहीं सर, ये बीच में और कोई डिस्टर्बेंस है, भूमि के मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं अपने अपने माइक जो है स्क्रीन पर वो म्यूट कर लें, कुछ आवाज उधर से ट्रांसफर हो रही है प्लीज। ठीक हो गया। थैंक यू। तो अब मैं ये बड़े संक्षेप में ये बात, ये बैकग्राउंड बताना चाहता था कि क्या आज स्थिति है और मोटा मोटी तौर पर किस प्रकार हमारा प्रयास रहा। इस प्रकार मेरा 12.5 महीने के कार्यकाल, 15 महीनों का कार्यकाल जिसमें 12.5 महीने मिले, उसमें मेरा क्या प्रयास रहा। प्रदेश की जनता गवाह कि हमारी नीति और नियत क्या थी, और मुझे विश्वास है ये हम पर आगे आने वाले समय पर जैसे पहले भरोसा किया है फिर से भरोसा करें। पत्रकार मित्रों, मैं आप लोगों के प्रश्न बारी बारी से लूंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जिसका नाम मैं लूंगा वो अपना माइक ऑन करे, बाकी अपने म्यूट कर ले, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। मैं सबसे पहले आईबीसी से आमंत्रित करता हूं वत्सल जी को, वो स्क्रीन पर हैं, अभय जी, और उनसे उनका प्रश्न ले। क्या मैं अपना सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ वत्सल जी पूछिए, आप सुन पा रहे हैं। सर, आज से 2 साल पहले आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, हमने देखा कि किस तरीके से पार्टी ने मेहनत की और 15 साल बाद सरकार बनी। लेकिन आज जब हम स्थिति देखते हैं तो फिर वही स्थिति है, लेकिन 15 महीने आपकी 12.5 महीने जो आप कह रहे हैं वो सरकार है। आपको क्या वजह लगती है? क्या विधायकों को नजरअंदाज किया गया, भरोसा किया गया? क्या वजह थी कि जो सरकार जो थी वो सस्टेन नहीं कर पाई पूरे 5 साल तक, जबकि आपका विजन बहुत क्लियर था, आपने जो अभी हमको बताया सर? जो 22 विधायक गए, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि हम इस प्रलोभन में गए, हमें ये टेम्पटेशन था, हमारे से ये सौदा किया हुआ, क्या ये बताएंगे या कहेंगे कि हम सरकार से संतुष्ट नहीं थे? एक एक विधायक की सूची मेरे पास है, कितने पत्र लिखे उनकी सूची मेरे पास है, उनके क्या कार्य हुए उसकी सूची मेरे पास है। पर आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको बताएंगे किस सौदे में ये गए? ये मैं नहीं मानता कि विधायकों ऐसी कोई बात थी जिससे वे दुखी थे, वे नाराज थे। समय समय पर मेरे पास मिल लेते थे, पर मुझे भी प्रदेश संभालना। मैंने अपनी गवर्नमेंट आउटसोर्स नहीं करी थी। आप जानते हैं कि पिछले सालों में गवर्नमेंट को तो आउटसोर्स किया जाता था, मैं खुद चलाता था। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठ के खुद चलाता था कि एक हमें एक नया विजन से हमारा प्रयास था। तो ये आप कहें, कोई कहे कि ये विधायक दुखी थे, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं न्यूज 18 से प्रवीण जी हैं तो आए स्क्रीन पर और अपना सवाल पूछें। प्रवीण दुबे जी। प्रवीण जी हैं? सुन पा रहे हैं अभय जी? आप हूं मैं? हाँ सुन पा रहे हैं, क्लियरली सुन पा रहे हैं। पूछिए आपका सवाल। जी, मेरा सवाल कमलनाथ जी केवल ये है कि ये कोविड को लेकर जो गवर्नमेंट कर रही है, जितने भी काम अभी तक उसने किए, इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? आपके हिसाब से कहाँ चूक कर रही है गवर्नमेंट? और दूसरा ये कि यदि सरकार आपकी होती तो इस महामारी से निपटने के लिए आपके स्टेप क्या होते? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज जी ने 23 मार्च को कहा कि कोई टेस्टिंग नहीं हुई। या तो उनको जानकारी नहीं, या तो ये बात बिल्कुल झूठ है। पहला टेस्ट 19 मार्च को निरथ में हो गया था। आज जो डिले हुआ है टेस्टिंग में, आज कैसी टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग रिजल्ट 10 दिन बाद होता है। 10 दिन में जिसको कोरोना नहीं होता उसको अस्पताल में हो जाता है, जिसको कोरोना हो गया होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा प्रबंध करना था कि हमारे पास वेंटिलेटर, किट्स, पीपीए, टेस्ट किट सब उपलब्ध होते। मैं तो एक साफ प्रश्न पूछता हूं इस गवर्नमेंट से
ये घोषित करें कि कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है 24 मार्च से लेके आज तक, वेंटिलेटर्स की, किट्स की, पीपीईज की, टेस्ट किट्स की, कितनी उन्होंने उपलब्ध कराई है। आज कौन से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, कौन से हमारे कस्बों में टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग जो है इसको भी दबाया जा रहा है, ये टेस्टिंग दबाया जा रहा है। कोई टेस्ट मत करो तो कोई कोरोना नहीं, ये इनका प्रयास है। तो आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बड़े बड़े शहर ले लें और गिने चुने जिलों के मुख्यालय ले लें, वहां कुछ जो फंस गया, जो बीमार हो गया, उसकी टेस्टिंग करा ली। पर कौन सी व्यवस्थित टेस्टिंग सब जिलों में हो रही है, कस्बों में हो रही है, ब्लॉक में हो रही है। ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोविड जिस तरह फैलता है ये साधारण नहीं है, ये साधारण फ्लू नहीं है। तो ये कितनी कमी रही है। और अगर हम गवर्नमेंट में होते, जो आपका प्रश्न है, सबसे पहले हमारा प्रयास रहता कि जो वेंटिलेटर है, किट्स हैं, पीपीईज हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, हम इसे खरीदते, हम इसे उपलब्ध करते और उनको उपलब्ध करके जिले जिले में डालते। आज प्रश्न भोपाल, इंदौर, जबलपुर और बड़े शहरों का नहीं है, आज कस्बों का है, आज गांव का है। जितने सारे मजदूर वापस आ रहे हैं, इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, उनका क्या होगा। मैं अब आग्रह करता हूं इंडिया न्यूज से दीप्ति चौरसिया जी अगर हैं तो वे अपना प्रश्न करें। दीप्ति चौरसिया जी, दीप्ति जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। दीप्ति जी माइक अनम्यूट कीजिए। अभय जी, मैं अब न्यूज स्टेट ज्वाइन कर चुकी हूँ। अच्छा, सॉरी, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं 2 सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि कमलनाथ जी ने अभी कहा कि हमारी सरकार टेलीविजन की नहीं विजन की है, तो निश्चित ही विजन की सरकार है, काफी सारी प्लानिंग उन्होंने बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अच्छा विजन था और कमलनाथ जी का खुद का इतना लंबा राजनीतिक अनुभव था, फिर वो अपनी पार्टी को डिवीजन से क्यों नहीं रोक पाए। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि डिवीजन की एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये मानी जा रही थी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर थी कि कौन चाह रहा था और कौन नहीं चाह रहा था। तो अब ये पद किसके पास होगा, क्या कमलनाथ जी खुद अपने पास रखेंगे? जहां तक पहले आपका दूसरा क्वेश्चन में पहले आंसर कर दूं कि जैसी नियुक्ति हो जाएगी दूसरे अध्यक्ष की, मैंने तो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को कहा था कि मैंने अब दूसरा अध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे यहाँ रहने में दिलचस्पी नहीं है। पर अब जो परिस्थितियां हैं, अब हमारे पास 24 उपचुनाव हैं, कोविड है, इसमें क्या फैसला दिल्ली से होता है, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष करती है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। आपने कहा अनुभव का, मुझे अनुभव था राजनीति का, मैं बहुत सारे पदों में रहा हुआ हूं, पर मुझे अनुभव इस सौदे का, इस प्रलोभन का नहीं था। मुझे अनुभव इस प्रकार की महत्वाकांक्षा का नहीं था, किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का नहीं था। ये इस प्रकार की राजनीति से मैं कभी नहीं जुड़ा था, तो ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक बात थी। और बीजेपी ने जो ये अपनाई, एक एक करके मेरे से तो विधायकों ने बात करी। जब ये बेंगलोर में थे, कितने विधायकों ने, मैं बोलना नहीं चाहता, उन्होंने बात करी और मुझे बताया किस प्रकार का प्रलोभन है, मुझे बताया कि ये है। मैंने कहा जो आप ठीक समझते हैं आप कर लीजिए। दैनिक भास्कर से हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं, दैनिक भास्कर से। गुप्ता है, लोकल भास्कर। हाँ, अनिल जी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप श्रीवास्तव जी, अच्छा चलिए ठीक है। दैनिक भास्कर जबलपुर से, चलिए अनिल जी आप पूछ लीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि प्रदेश के पूर्व 2 मंत्रीगण, एक तो सज्जन सिंह वर्मा और दूसरे पीसी शर्मा ने ये कहा था, सार्वजनिक बयान दिया था कि कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्या ये सही है? मैं प्रश्न नहीं समझा, आप क्या प्रतिपक्ष की नेता की बात? नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं। आपके 2 मंत्रियों ने यह कहा था कि कमलनाथ जी ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है, ना तो कोई विधानसभा है, ना कोई विधानसभा चलने की कोई संभावना है। ये बात हमारी कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगी जब ये समय आएगा। अभी जब इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बात नहीं उठ रही,
विधानसभा नहीं चल रही, तो सबकी अपनी अपनी राय होती है और सब अपनी राय प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने करी है। बंसल न्यूज से हमारे साथ शरद द्विवेदी जी हैं। शरद जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। शरद जी हैं हमारे साथ? शरद जी? हाँ, शायद कोई टेक्निकल इशू है। मैं तब तक रिक्वेस्ट करता हूं, जी न्यूज से हरीश दिवेकर जी हैं हमारे साथ, वे अपना प्रश्न करें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है हरीश जी, आ रही है। कमलनाथ जी, शिवराज जी ने आरोप लगाया है कि किसान फसल बीमा का जो पैसा था आपने नहीं दिया। उनकी सरकार आई तो उन्होंने पैसा दिया जिससे किसान के खाते में 3,000 करोड़ रुपए गया। आप कर्ज माफी की बात करते हैं, क्या किसान कर्ज माफी के अलावा जो फसल बीमा का पैसा मिलना था कांग्रेस सरकार ने नहीं भरा था क्या? ये बिल्कुल गलत है। 17-18 का जो पैसा इन्होंने नहीं भरा था वो उन्होंने भरा है। ये तो देखिए, इसमें मेरी बात या शिवराज जी की बात का कोई मतलब नहीं है। आप तो इसे आरटीआई में आंकड़े मंगा सकते हैं, ये फैक्ट्स मंगा सकते हैं हमारे वित्त विभाग से, हमारे कृषि विभाग से। तो आज ये कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, ये जो बोलने की राजनीति है, मुंह चलाने की राजनीति है, इससे ही सबको आप गुमराह करते रहो। ये गुमराह की राजनीति बहुत हो गई, आम जनता समझ रही है। और मैं तो आप सब जो पत्रकार वहां बैठे हैं, आपसे तो निवेदन करूंगा कि जो भी शिवराज सिंह जी कहें, आप आरटीआई में इसके फैक्ट्स मंगा लीजिए। एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और हरीश जी सप्लीमेंट्री बाद में ले लेंगे, एक बार सबका क्रम। जरूर, छोटा सवाल है, जरूरी सवाल है, छोटा सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, क्या ये 24 उपचुनाव है, क्या आपको उम्मीद है सरकार में वापस लौट पाएंगे? कितनी उम्मीद है, कितने % देते नंबर के? मुझे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि आम जनता, आज बहुत अंतर है मतदाताओं में। मैंने 40 साल से चुनाव लड़ा है। अगर मैं आज प्रयास करूं कि जैसे मैं 40 साल पहले या 20 साल पहले चुनाव लड़ता था, मैं जानता हूं क्या हाल होगा। आज मतदाताओं में बहुत जागरूकता है, आज मतदाताओं में बहुत समझ है। आज मतदाता चुप रहते हैं, सब समझते हैं। और ये बात साबित हुई, ये बात महाराष्ट्र में साबित हुई, हरियाणा में साबित हुई, झारखंड में साबित हुई कि ये गुमराह हम नहीं होने वाले। तो आज ये समझते हैं, आज मतदाता हर इस 22 सीटों में समझ रहा है किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ है, किस प्रकार के लालच से ये गए हैं, जो 22 गए हैं। और जीतने तो छोड़िए, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। और मुझे विश्वास है कि जो 22 ये चुनाव है, 24 उपचुनाव है, 2 तो हमारे विधायकों की मृत्यु के कारण है, पर 22 जो छोड़ के गए, आज इनका क्या हाल हो रहा है। सोशल मीडिया देखिए, आप गांव-गांव में जाके पता चलाइए, आपकी भी टीम हर जिले में है, कि इनके बारे में क्या कहा जा रहा है और आपको परिणाम क्या होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया से सुचान्ना गुप्ता जी हैं। सुचान्ना जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। सुचान्ना जी हैं हमारे साथ? विजय दास जी अगर हो, विजय दास जी आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। कमलनाथ जी, मेरा सवाल है, जब 22 विधायक बंगलोर चले गए, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी ने बार बार दावे किए कि कमलनाथ जी की सरकार 5 साल के लिए मजबूत है और सरकार नहीं गिरेगी। तो मेरा ये सवाल है, उनके इस दावे का और उनके इस भरोसे को लेकर आपने भी दावा किया था कि सरकार नहीं गई, और कल परसों आज तक में ये बात आई, आज तक चैनल में ये बात आई कि आपने भरोसा कर लिया, वो गलत था, जिसकी वजह से सरकार चली गई। तो क्या आप मानते हैं कि आपने
झूठा भरोसा कर लिया था विधायकों पर। सबसे पहली चीज है जो आज तक ने कहा है ये बहुत गलत है और इसका मैं खंडन करता हूँ। 4 पत्रकार मुझे साथ साथ मिले थे, पता नहीं उनमें से कोई यहाँ मौजूद है या नहीं है, वो गवाह है। इन्होंने ऐसी कहानी बना दी कि मैंने कहा दिग्विजय सिंह ने का जजमेंट गलत था। मेरा जजमेंट गलत था। दिग्विजय सिंह के भी अंदाज में ऐसी बात थी, मेरे अंदाज में भी ऐसी बात थी कि ये नहीं जाएंगे। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि हमारे कांग्रेस के विधायक या कोई भी विधायक इस प्रकार के प्रलोभन और इस प्रकार के सौदे में जाएगा। बात बड़ी लंबी हो गई थी, मैं तो कह रहा हूं मेरे से बात करते थे पर मुझे विश्वास नहीं था। तो दिग्विजय सिंह ने जैसे मेरा विश्वास था उन पर, वैसे दिग्विजय सिंह का विश्वास था। बंसल न्यूज से हमारे साथ शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना प्रश्न करें। शरद जी अनम्यूट करिए सर। जी शरद जी पूछिए। शरद जी सुन पा रहे हैं आप? शरद जी म्यूट है आपका मोबाइल। शरद जी आप मोबाइल म्यूट है आपका ऑन कीजिए स्क्रीन पर जाकर। शरद जी पूछिए। मैं तब तक नवीन पुरोहित जी हैं IND24 से, नवीन पुरोहित जी हैं हमारे साथ, अब है उनको ले लीजिए आप तब तक। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, क्लियरली आ रही है। सर मेरा प्रश्न ये है कि 15 सालों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो शिवराज जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखा कि टाइगर जिंदा है, टाइगर विल बैक, वापस आएगा। जो भी आधार रहा हो, सरकार उनकी वापस आ गई। लेकिन आज चाहे कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात हो, कमलनाथ जी की बात हो, सबको एक विश्वास और है कि अगले 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी झंडा बंदन करेंगे। तो इस विश्वास का क्या आधार है? मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये 22 सीटों में 24 सीटों में उपचुनाव होगा, कोविड बीच में आ गया, नहीं तो ये चुनाव 2-3 महीने में हो जाएगा। ये चुनाव जैसे ही होते हैं इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या आंकड़े हैं। ये आंकड़े से आप भी जानते हैं। तो ये जब ये 24 सीटों के उपचुनाव, उनमें से हम 20-22 जो जीतेंगे, क्या ये सरकार टिक पाएगी? इसलिए मेरा इसमें सोच बड़ी स्पष्ट है। NDTV से अनुराग द्वारी जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी आप अपना प्रश्न कीजिए। अनुराग द्वारी, आपका माइक म्यूट है। अनुराग जी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है अनुराग जी। हाँ, मेरा एक छोटा सा सवाल था कमलनाथ जी, जो आपका मंत्रिमंडल था उसका चयन आपने किया था, जो उसमें मंत्री थे, मेरा खास करके एक सवाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट जी, उनको लेकर के है, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक